राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 7th, ठीक है। उसका लास्ट चैप्टर आपका हिस्ट्री का, जिसका नाम है 18th सेंचुरी पॉलिटिकल फॉर्मेशन। पूरा हम लोग उसमें पढ़ेंगे कैसे 18th सेंचुरी के बारे में कि 18th सेंचुरी के अंदर क्या क्या हुआ, उसके जो भी पॉलिटिकल फॉर्मेशंस थे वो क्या क्या हुए। देखिए प्लेलिस्ट आपकी पूरी बनी हुई है। क्लास 6 का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है, हिस्ट्री, पॉलिटी और आपकी ज्योग्राफी का। और क्लास 7 का भी ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है। अब इसके बाद हम लोग स्टार्टअप करेंगे पॉलिटी। तो आप लोग फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा और पढ़ना भी स्टार्टअप कर दीजिए। If you look at map 1, map 2 closely, you see something significant happening in the subcontinent during the first half of the 18th century। अगर हम मैप 1 और मैप 2 में देखते हैं बहुत क्लोजली से, तो ये देखने को मिलता है हमें कि जो भी हमारा सब कॉन्टिनेंट है उसमें कुछ सिग्निफिकेंट हैपनिंग हुई है, कुछ चीज़ों में बदलाव आया है, जो कि आपके फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में, मतलब 18th सेंचुरी की फर्स्ट हाफ में आया है चेंजेस, ठीक है। Notice how the boundaries of the Mughal Empire were reshaped by the emergence of a number of independent kingdom। और बेसिकली इसमें क्या नोटिस किया गया है कि कैसे जो भी बाउंड्रीज है मुगल एम्पायर की, उसको रीशेप किया गया है, ठीक है। किन चीज़ों से? आपकी इंडिपेंडेंट किंगडम से। ये देखिए, ये आपका कौन सा है? मैप 1 है ये देखिए, आपको देखने को मिल रहा होगा कि देखिए लाहौर है, सिख, फिर ये जयपुर, मराठास, गुजरात, अवध, बंगाल, हैदराबाद, सिक्स जाट्स। इधर हम लोग बात कर लेते हैं बाय द 1765। नोटिस हाउ अनदर पावर द ब्रिटिश हैड सक्सेसफुली ग्रैब्ड मेजर चंक्स ऑफ टेरिटरी इन ईस्टर्न इंडिया। 76 में देखने को हम लोगों को क्या मिला कि कैसे जो भी हमारी ब्रिटिश है, ठीक है, उन्होंने कैसे सक्सेसफुली ग्रैब कर लिया आपकी जो भी टेरिटरीज़ हैं इन ईस्टर्न इंडिया की। देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जो हमारी इधर की साइड की एरिया है उसको ग्रैब कर लिया, उसमें कब्जा किया। वॉट दीज मैप टेल अस दैट पॉलिटिकल कंडीशन इन 18th सेंचुरी इंडिया चेंज्ड क्वाइट ड्रामेटिकली एंड विद इन ए रिलेटिव शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। अब इस क्या देखने को मिला है इसमें कि जो भी 18th सेंचुरी के अंदर जो भी चेंजमेंट है आपके पॉलिटिकल लाइफ से रिलेटेड, वो इसमें देखने को मिलेगा। एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में चेंजमेंट हुए, मतलब एक थोड़े से समय में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल चेंजेस आए हैं। ये देखिए आपका वेस्ट ईस्टर्न इंडिया देखने को मिल रहा है, ये ऑरेंज वाले पार्ट में आपको ये। In this chapter, we will read about the emergence of a new political group in the subcontinent during the first half of the 18th century। जो कि आपको पहले बता चुके हैं कि जो भी चेंजमेंट आए वो 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में आए। रफली फ्रॉम 1707 व्हेन औरंगजेब डाइड। रफली कब से आए? 1707 से आए, जब औरंगजेब की डेथ हो गई उसके बाद से, टिल द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। और कब तक रही है? 1707 से लेके 1761 तक, जब तक आपका पानीपत का थर्ड बैटल नहीं हो गया तब तक। देन हम लोग पढ़ेंगे द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स। जो भी क्राइसिस हुई एम्पायर में वो, और जो भी मुगल्स हैं उनको। इन चैप्टर 4 यू सॉ हाउ द मुगल एम्पायर रीच द हाइट ऑफ इट्स सक्सेस। कि जो भी मुगल एम्पायर है वो कैसे सक्सेसफुल की मतलब कि सक्सेस की हाइट पे पहुंचा, ठीक है। एंड स्टार्टेड फेसिंग ए वैरायटी ऑफ क्राइसिस टूवर्ड द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 17th सेंचुरी। और कैसे उसको दुर्लभता का सामना करना पड़ा आपकी लास्ट 17th सेंचुरी में, ठीक है। लास्ट 17th सेंचुरी कह लीजिए या 18th की स्टार्टअप कह लीजिए, ठीक है। दीज वर कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये किन वजह से कॉज हुए? आपके जो बहुत सारे उसके फैक्टर्स हैं। एम्परर औरंगजेब had depleted the military and financial resource of his empire by fighting a long war in Deccan। और जो हमारे एम्पायर थे, एम्परर थे औरंगजेब, ठीक है, उन्हें मिलिट्री के साथ डिप्लेटेड दिया, और जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे एम्पायर की वो उस युद्ध में लगा दी पूरी की पूरी, जो कि डेक्कन के साथ हुआ था। अंडर हिज ससेक्शन द एफिशिएंसी ऑफ द एम्परर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रोक डाउन। जो भी उनकी एफिशिएंसी थी वो धीरे धीरे एडमिनिस्ट्रेशन उनका ब्रोक डाउन होने लगा, मतलब टूटने लगा। इट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट फॉर द लेटर मुगल एम्परर टू कीप ए चेक ऑन देयर पावरफुल मनसबदार। और जो उनके बाद जो भी राजा लोग बने उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि कैसे वो अपना मतलब कि जो भी पावर है वो कैसे कैप्चर करें और अपना मनसबदार
कैसे देखें। नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, जो भी नोबल्स हुआ करते थे वो अपॉइंट कैसे हुआ करते थे, आपके गवर्नर के तौर पे। ठीक है, गवर्नर्स को क्या कहते थे, सूबेदार्स कहते थे। ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेस, वो ऑफिसेस को कंट्रोल किया करते थे, और जो कि रेवेन्यू देखा करते थे। किसको ऑफिस देखा करते हैं, रेवेन्यू का एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या होता है, जिसमें दीवानी और फौजीदारी होती है। ठीक है, दिस गिवन देम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिकल, और ये उनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर ओवर वास्ट रीजन ऑफ द मुगल एम्पायर। और यही सब चीज़ें उन लोगों को, जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावर थी, वो उन लोगों को मुगल रीजन्स के एम्पायर में, जब मुगल एम्पायर हुआ करता उनके रीजन्स में दी जाती थी। एज द गवर्नर्स कंसोलिडेटेड देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविजेंसीज, द पीरियोडिक रिमिशन ऑफ रेवेन्यू ऑफ द कैपिटल डिक्लाइन। और क्या हुआ, जो भी गवर्नर्स हुए के थे वो कंसोलिडेट, क्या होता है कि एक के साथ दूसरे का मिल जाना। प्रोविंसेस क्या होते हैं आपके, जो भी राजा रानी होते हैं किसी भी राज्य में अच्छे खासे, तो उनको प्रोविंसेस कहते हैं। उनके साथ कंसोलिडेट कर लिया, मिल गए, तो जो भी पीरियोडिकल रेमिशन होता है रेवेन्यू का, वो क्या होता है, आपका डिक्लाइन हो गया। पीजेंट्स एंड जमींदार रिबेलियन इज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द नॉर्थन वेस्टर्न इंडिया एडेड टू दिस प्रॉब्लम। और जो भी पीजेंट मतलब कि जो भी आपके व्यापारी हुआ करते थे, जमींदार हुआ करते थे नॉर्थ के और वेस्टर्न इंडिया के, वो इस प्रॉब्लम में और आ गए। These revolts were sometimes caused by the pressure of माउंटेनिंग टैक्सेस। और जो भी ये रिवॉल्ट था वो कैसा हो गया, प्रेशर में आ गया आपका माउंटेनिंग टैक्सेस के। एट अदर टाइम दे वर अटेम्प्ट्स बाय पावरफुल चीफियंस टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशन। उनको क्या देखने को मिला कि जितने भी अटेम्प्ट हो रहे हैं पावरफुल चीफियंस के, वो कंसोलिडेट होते रह रहे हैं किसी न किसी पोजीशन में। मुगल अथॉरिटीज़ हैड बीन चैलेंज्ड बाई रिबेलियन ग्रुप इन पास्ट एज वेल, कि जो भी मुगल की अथॉरिटी होती है उसको चैलेंज किया जाता है, रिबेलियन ग्रुप करता है उनको, मतलब कि चैलेंज करता है। बट दिस ग्रुप वर नाउ एबल टू सीज द इकोनॉमिक्स रिसोर्स ऑफ द रीजन टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन। और जो भी पोजीशन होती है, मतलब कि जो भी ग्रुप होता है वो कैसे सीज कर लेता है आपकी इकोनॉमिकल रिसोर्सेज को और कंसोलिडेट करता है उनकी पोजीशन का। द मुगल एम्परर आफ्टर औरंगजेब वर अनएबल टू अरेस्ट the gradual shifting of political economical authority in the hands of the political province, local chieftains and other groups। जो भी मुगल एम्परर्स होते हैं औरंगजेब के बाद कैसे, जो औरंगजेब थे उनके बाद कैसे जो मुगल एम्परर्स होते हैं उन्होंने जो भी ग्रेजुअल शिफ्टिंग होती है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अथॉरिटी की, वो अपनी दूसरों के हाथ में दे दी, प्रोविंशियल गवर्नर्स के हाथ में दे दी, लोकल चीफियंस और अदर ग्रुप्स के हाथ में दे दी थी। ये आपका क्या, चीफ हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स। देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे एग्जाम पॉइंट व्यू से, तुम लोग पढ़ लेते हैं नीचे की बात। इन द मिड ऑफ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस। और बेसिकली इसमें देखने को हमें क्या मिला कि जो जब भी हमारा मिड टाइम आया तो उसमें इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो भी क्राइसिस है दुर्लभता है उसको देखने को मिला। द रूलर ऑफ ईरान नादिर शाह सैक्ड एंड प्लंडर्ड द सिटी ऑफ दिल्ली इन 1739 एंड टुक अवे इमरजेंस अमाउंट ऑफ वेल्थ। और जो भी नादिर शाह थे आपके ईरान के, ठीक है, उन्होंने क्या किया दिल्ली में 1739 में क्या किया, जो भी अमाउंट था, जो भी वहाँ का वेल्थ था, रुपया पैसा था, लेके भाग गए थे। दिस इवेशन वॉज फॉलोड बाय द सीरीज ऑफ प्लंडरिंग रेड्स बाई अफगान्स। और ये प्रक्रिया चलती रही कि अफगान्स आते थे और हमारे दिल्ली में मतलब रेड्स मार के और चले जाते थे। रूरल अहमद शाह अब्दली, जो भी एक रूलर हुए अहमद शाह अब्दली, हु इन्वेटेड नॉर्थ इंडिया 5 टाइम्स बिटवीन 1748 टू 1761। और बेसिकली जो एक रूलर हुए अहमद शाह अब्दाली, जिन्होंने हमारे नॉर्थ इंडिया को 5 बार लूटा, मालूम है कब से लेके 1748 से लेके 1761 तक। दिल्ली में देखते हैं नादिर शाह अटैक्ड दिल्ली। नादिर शाह ने अटैक किया हमारे दिल्ली में। तो देखिए ये नादिर शाह आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये देखते हैं उन्होंने अटैक में बेसिकली किया क्या क्या था। द डिविशन ऑफ द Delhi after Nadir Shah invasion was described by the contemporary observer. One described the wealth looted by the Mughal treasury as follow। उन्होंने देखा कि कैसे दिल्ली में आके जो भी अफगान्स लोग थे, मुगल्स लोग थे, वो कैसे लूट मचाते थे। देखिए 60 लाख ऑफ रुपये, 60 लाख रुपए, ठीक है, एंड सम अदर गोल्ड कॉइन, और सोने के सिक्के। नियर बाई 1 करोड़ वेल्थ ऑफ गोल्ड वेयर, जो भी गोल्ड वेयर थे 1 करोड़ के, वो नियर बाई 50 करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेल्स, और जो 50 करोड़ के आपकी ज्वेलरी थी। मोस्ट ऑफ देम अनरिवील्ड इन द वर्ल्ड, और कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक रिवील नहीं हुई हैं। एंड द अबव इंक्लूडेड इन द पीकॉक थ्रोन,
और ये सब हमारे इंक्लूड था पीकॉक थ्रोन में। Another account described the invasion impact upon Delhi. Those who had been master were now in dire strait, and those who had revolted could not even get water to quench this strait. जो भी जिन्होंने भी किया उनके साथ अब ऐसा हो रहा है कि उनको इस समय पानी पीने के लिए भी नहीं है। The recluses were pulled out of their corners. The wealth were turned into beggar. जो भी वेल्थर्स थे जिन्होंने चोरी की थी इस समय वो भिखारी बन चुके हैं। Those who once said this style clothes now naked. पहले जो क्लोथ्स पहना करते थे यहाँ के चुरा के, ठीक है, अब वो इस समय मतलब बिल्कुल नेकेड हैं। एंड दोज हु ओन्ड प्रॉपर्टी नाउ होमलेस, जिन्होंने प्रॉपर्टी का लूटी थी इस समय वो बिना प्रॉपर्टी के होमलेस हैं। द न्यू सिटीज़ शाहजहानाबाद वॉज टर्न इनटू रेबल, जो शाहजहानाबाद था इस समय रेबल बन चुका है वो। नादिर शाह देन अटैक द ओल्ड क्वार्टर्स ऑफ सिटी एंड डिस्ट्रॉयड ए होल्ड वर्ल्ड दैट इज, और नादिर शाह ने क्या किया, पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया। Already under severe pressure from all sides, the empire was further weakened by competition amongst different groups of nobles. और बेसिकली ये देखने को मिलता है कि जो भी मतलब कि सीवियर प्रेशर होता है ऑल साइड से, ठीक है, तो जो जिन्होंने भी अंटायर जो भी एम्पायर था उसको वीकन कर दिया था कंपटीशन कर करके डिफरेंट ग्रुप्स के साथ। दे वर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप और फैक्शंस, जो भी डिवाइड इनको किया दो ग्रुप्स में, ठीक है, द ईरानीज एंड टुरानिश, ईरानी में ईरानीज लोग में और तुरानीज लोग में, ईरानी और तुरानी दो लोग हो गए। नोबेल ऑफ टर्किश डिस्केंट, जो भी नोबेल हुए टर्किश डिस्केंट के वो। फॉर द लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर वर पपेट इन द हैंड्स ऑफ ईदर, क्या देखने को मिला, जो भी मुगल एम्परर थे हुआ करते थे, मुगल एम्परर्स वर पपेट, जो भी मुगल एम्परर थे पपेट मतलब कि जो कठपुतली होती है उस तरीके से, इन द हैंड ऑफ ईदर वन ऑफ द अदर दीज पावरफुल ग्रुप, और वो कठपुतली बन चुके थे एक दूसरे के। द वर्स्ट पॉसिबल ह्यूमिलिएशन केम व्हेन टू मुगल एम्परर फारूक सियार 1713 से लेकर 1719 तक एंड आलमगीर 1754 to 1759 was assassinated and two others. Ahmad Shah and Shah Alam II was blinded by their nobles. जो भी मतलब ये दो मुगल्स थे जो उनके नॉबल्स कहते थे वही ही करते थे, मतलब समझ लीजिए अंधों की तरह काम करते थे। With the decline of the authority of the Mughal emperor, the governors of a large province, Subedar and the great Damindar, consolidated their authority in the different parts of the subcontinent, such as अवध, बंगाल एंड हैदराबाद। और क्या हुआ कि जो भी अथॉरिटी जैसे जैसे मुगल एम्परर की कम होने लगी तो जो भी गवर्नर्स हुआ करते थे प्रोविंसेस के सूबेदार क्या करते थे, जो भी ग्रेट जमींदार हुआ करते थे वो कंसोलिडेट किनसे हो गए, आपके सब कॉन्टिनेंट से, अवध, बंगाल और हैदराबाद से कंसोलिडेट मतलब जाके मिल गए। देन हम लोग बात कर लेते हैं राजपूत्स की। Many Rajput kings, particularly those belonging to Amber and Jodhpur, had served under the Mughal with distinction। जो भी राजपूत लोग हुआ करते थे, ठीक है, अम्बेर और जोधपुर की, वो भी सर्व करते थे आपके किनको, मुगल्स को, ठीक है। इन एक्सचेंज दे वर परमिटेड टू एंजॉय कंसिडरेबल ऑटोनॉमी इन देयर वतन जागीर्स। उनको ये परमिशन थी कि जो भी उनको ऑटोनॉमी दी गई थी ये कि अपने वतन जंगीर में वो परमिटेड थे। इन द 18th century these rulers now attempted to extend their control over adjacent region। और जो ये लोग थे राजपूत लोग, वो लोग चाहते थे कि अपना जो भी रीजन है उसको एडजेसेंट बड़ा किया जाए और राज प्रदेशों में कंट्रोल किया जाए। अजीत सिंह द रूलर ऑफ जोधपुर, जोधपुर के एक रूलर हुए अजीत सिंह, हु आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द फ्रैक्शनल पॉलिटिक्स एट द मुगल कोर्ट। वो इवॉल्व किस में हुए, आपके फ्रैक्शनल पॉलिटिकल और मुगल कोर्ट में आपके दाखिल हुए। दिस इन्फ्लुएंशियल राजपूत फैमिलीज क्लेम्ड द सूबेदारी ऑफ रिच प्रोविंसेस ऑफ गुजरात एंड मालवा। जो भी ये राजपूत लोग हुआ करते थे वो सूबेदारी किनकी लिया करते थे, रिच प्रोविंसेस, आपको बताया ना जो राजा लोग हुआ करते थे उनको प्रोविंसेस कहते थे, गुजरात और मालवा की। राजा अजीत सिंह ऑफ जोधपुर हेल्ड द गवर्नरशिप ऑफ गुजरात एंड सवई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर वॉज द गवर्नर ऑफ मालवा। और जो भी राजा जय सिंह थे अम्बेर के, उनके गवर्नर हुए मालवा के। दीज ऑफिसेस वर रिन्यूड बाय द एम्परर जहानदार शाह इन 1730। और जो भी ऑफिसेस थे उनको रिन्यू किसने किया, एम्परर ने, जिनका नाम था जहानदार।
दे ऑल्सो ट्राई टू एक्सटेंड देयर टेरिटरी बाई सीजिंग पोर्शन ऑफ द इम्पेरियल टेरिटरीज नेबरिंग देयर वतन। वो लोग चाहते थे कि अपने जो भी रीजन है टेरिटरी उसको बड़ा करने के लिए और जो भी राज्य है उनमें कब्जा किया जाए। नागौर वॉज कनकर्ड एंड अनेक्स द हाउस ऑफ द जोधपुर वाइल अम्बेर सीज लार्ज पोर्शन ऑफ द बूंदी। जो भी नागौर लोग थे उन्होंने कैसे किसको सीज किया, आपके जोधपुर को, और जो अम्बेर था उन्होंने सीज किया किसको, बूंदी को। देन आपका देखते हैं सवई राजा जय सिंह फाउंडेड हिज न्यू कैपिटल एट जयपुर एंड वॉज गिवन द सूबेदारी ऑफ आगरा इन 1722। जो भी सवई राजा जय सिंह थे उन्होंने क्या किया, न्यू कैपिटल बनाया अपना जयपुर में, ठीक है। जिन्होंने सूबेदारी किसको दी, सूबेदारी बनाई आगरा में 1722 में, मतलब 1722 में। मराठा कंपेन ऑल इनटू राजस्थान फ्रॉम 1740 पुट सर्व प्रेशर ऑन दीज प्रिंसिपैलिटीज एंड चेक देयर फर्दर एक्सपेंशन। और जो ये मराठा कैंपेन था, ठीक है, उन्होंने राजस्थान के साथ थोड़ा सा कंपेनियनशिप की और प्रेशर में आके, और फिर आपकी प्रिंसिपैलिटी और चेक कहाँ किया आपका, और एक्सपेंशन के लिए। ये देखिए आपका राजस्थान चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने को मिल रहा है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जंतर मंतर इन जयपुर इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं। राजा जयसिंह की हाइट और पावर और ये सब दी गई है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये आने वाला है नहीं आपके एग्जाम में। ये देखिए आपको दिख रहा है महरगढ़ फोर्ट जोधपुर का ये फोर्ट दिख रहा है आपको। तो हम लोग बात कर लेते हैं सीजिंग इंडिपेंडेंस। देन द सिख, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सिख इनटू ए पॉलिटिकल कम्युनिटी ड्यूरिंग द 17th सेंचुरी। सी चैप्टर 6, जो हमने चैप्टर 6 में देखा है, हेल्प इन रीजन स्टेट बिल्डिंग इन द पंजाब। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती थी हमारी सिक्स की, सिख लोग जो हुआ करते थे, पंजाबीज लोग बेसिकली, ठीक है, उन्होंने पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ में क्या किया, कैचअप किया, ठीक है, और हेल्प किसको किया, रीजन को, पंजाब को। सेवरल बैटल्स वर फॉट बाय गुरु गोविंद सिंह अगेंस्ट द राजपूत एंड मुगल रूलर्स। तो ये बहुत सारे बैटल्स हुए, फॉट किए गए, मतलब लड़ाई करी गई, ठीक है। वो किसने फॉट की, गुरु गोविंद सिंह ने राजपूत के और मुगल्स के अगेंस्ट में किए। बोथ बिफोर एंड आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द खालसा ऑफ 1699। खालसा की शुरुआत कब हुई, 1699 में। आफ्टर हिज डेथ, उनकी डेथ के बाद 1708 में उनकी डेथ हुई। द खालसा रोज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी अंडर द बांता बहादुर लीडरशिप। जो भी खालसा था, ठीक है, वो फिर से उन्होंने, बांदा बहादुर सिंह ने फिर से स्टार्टअप किया और मुगल अथॉरिटी के अगेंस्ट में काम करना चालू कर दिया। डिक्लेयर दिस सोवरेन रूल बाई स्ट्राइकिंग क्वाइंस इन द नेम ऑफ गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के क्या किया, क्वाइंस के जो भी थे उनको स्ट्राइक कर दिया। एंड इस्टेब्लिशमेंट देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन बिटवीन द सतलज एंड द जमुना। और उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन को स्टार्टअप कर दिया जो कि आपके सतलज और जमुना में था। बांदा बहादुर वर कैप्चर्ड 1715 एंड एग्जीक्यूटेड 1716। उन्हें कैप्चर किया 1516 में, एग्जीक्यूट किया 1716 में, सॉरी। होप सो ये आपके बांदा बहादुर सिंह ही हो, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा है। स्वार्ड ऑफ महाराजा रंजीत, सॉरी ये आपके महाराजा रंजीत सिंह की स्वार्ड है, मतलब तलवार वगैरह ये। और ये पिक्चर भी देख लेते हैं, इस पिक्चर के बारे में क्या दिया गया है। इस पिक्चर के बारे में नहीं दिया गया है फिलहाल इसमें। Under a number of able leaders in the 18th century, the Sikh organized themselves into a number of bands called jathas। और क्या क्या जो भी लीडर्स हुआ करते थे 18th सेंचुरी के सिख थे, उन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बैंड्स बनाई, जिसको क्या कहता था, जथास कहा जाता था। एंड लेटर ऑन मिसल, बाद में उसको क्या कहता है, मिसल कहा जाता था। दे कम्बाइंड फोर्सेज वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी, जिसको क्या कहा जाता था, ग्रैंड आर्मी भी कहा जाता था, जिसको कहते थे दाल खालसा कहते थे। द एंटायर बॉडी यूज टू मीट एट अमृतसर एट द टाइम ऑफ बैसाखी एंड दिवाली टू टेक कलेक्टिव डिसीजंस एज रिजोल्यूशन ऑफ द गुरु मताज। और जो भी एंटायर बॉडी हुआ करती थी उसको किस चीज़ में यूज़ किया, आपका अमृतसर में
बैसाखी और दिवाली के टाइम पे जो भी कलेक्टिव डिसीजंस होते हैं उनको लेने के लिए, जिसमें आपके रेजोल्यूशन बताया गया है, रेजोल्यूशन ऑफ गुरुमतास कहते हैं उसको। ये सिस्टम कार्ड राखी जिसको कहते हैं हम लोग, जो रक्षाबंधन होती है शायद वही कहते होंगे, इंट्रोड्यूस्ड ऑफरिंग प्रोटेक्शन ऑफ कल्टिवेटर्स ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्स 20% टू द प्रोड्यूस। जो भी कल्टिवेटर्स होते हैं उनको अपना जो भी जिन्होंने जितना कमाया उसमें 20% दे देता है, एज ए टैक्स के तौर पे उनको पे करना पड़ता था। गुरु गोविंद सिंह हैज़ इंस्पायर्ड द खालसा विद द बिलीव दैट देयर डेस्टिनी वॉज द रूल, राज करेगा खालसा। गुरु गोविंद सिंह ने इंस्पायर हुए खालसा से और उन्हें अपना एक खुद का रूल बनाया, राज करेगा खालसा। देयर वेल निट ऑर्गेनाइजेशन इनेबल्ड देम टू पुट अप ए सक्सेसफुल रेजिस्टेंस to the Mughal governors first and then the Ahmad Shah Abdali, who seized rich province of the Punjab and the सरकार ऑफ सिरहिंद फ्रॉम मुगल्स। और बेसिकली उन्होंने क्या कहा कि जो भी मुगल्स हुए थे, जो भी अफगान्स हुए, जिन्होंने जैसे कि अहमद शाह, जिन्होंने क्या किया, हमारी पंजाब को सीज़ कर दिया था, कब्जे में ले लिया था, उन सबसे छुड़वाने के लिए हमारे पास यही तरीका है, खालसा था। खालसा डिक्लेयर देयर सोवरेन रूल बाय स्ट्राइकिंग देयर ओन कॉइन्स अगेन। उन्होंने अपने जो भी कॉइन्स थे उसको अगेन फिर से स्ट्राइक कर दिया 1765 में। सिग्निफिकेंटली दिस कॉइन बोर्ड द सेम इंस्क्रिप्शन एज वन ऑफ द ऑर्डर इशूड बाय द खालसा इन द टाइम ऑफ बांदा बहादुर के टाइम पे जो ये हुआ था स्ट्राइकिंग ऑफ कॉइन्स, वही इन्होंने फिर से दोहरा दिया। The Sikh territories in the late 18th century extended from the Indus to the Jamuna, but they were divided under different rulers. और बेसिकली जो भी सिख की टेरिटरीज हुआ करती थी लेट 18th सेंचुरी में, वो कैसे एक्सटेंड हो गई, कहाँ से लेके, इंडस से लेके जमुना तक एक्सटेंड हो गई, बट दे डिवाइडेड, वो निकल आगे चल के वो डिवाइड भी हुई डिफरेंट रूलर्स में। वन ऑफ देम महाराजा रंजीत सिंह रीयूनाइटेड दीज ग्रुप। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, उनमें से एक जो थे महाराजा रंजीत सिंह, उन्होंने रीयूनाइट किया अदर ग्रुप्स के साथ, तो इस्टेब्लिशमेंट किया उनके कैपिटल का लाहौर में इन 1799। फिर जब हम लोग पढ़ लेते हैं मराठास के बारे में, द मराठा किंगडम वॉज अनदर पावरफुल रीजन अराइज आउट ऑफ सस्टेन अपोजिशन टू मुगल रूल्स। जो भी मराठा का किंगडम हुआ करता था वो अदर मतलब अलग तरीके का एक पावरफुल रीजनल किंगडम हुआ, ठीक, इनमें सस्टेन अपोजिशन हुआ मुगल रूल्स का। शिवाजी 1627 से लेकर 1680 तक कार्व्ड आउट ए स्टेबल किंगडम विद द सपोर्ट ऑफ पावरफुल वैरियर फैमिलीज, देशमुख्स, जिन्हें देशमुख्स भी कहा जाता था। ग्रुप्स ऑफ हाईली मोबाइल बेसिकली किनको कहते हैं, मोबाइल जिससे आप फ़ोन में बात करते हैं वो मोबाइल है। मोबाइल मतलब कि जो लोग ज़्यादा मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, उन्हें मोबाइल कहते हैं। पीजेंट्स, पेस्ट्रोलिस्ट मतलब कुनबीज, प्रोवाइडेड द बैकबोन टू द मराठास आर्मी, वो प्रोवाइड करते थे आपके बैकबोन मराठा आर्मी को। शिवाजी यूज दीज फोर्सेस टू चैलेंज द मुगल्स इन द पेनिनसुला। जो भी शिवाजी थे वो यूज़ किया करते थे फोर्स चैलेंज क्यों करने के लिए, मुगल्स को पेनिनसुला में। आफ्टर शिवाजी की डेथ के बाद क्या हुआ, इफेक्टिव पावर इन द मराठास स्टेट वर विल्डेड बाय द फैमिली ऑफ चितपवन ब्राह्मण्स हु सर्व्ड शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा। जो भी शिवाजी सक्सेसर बने, पेशवा बने और प्रिंसिपल मिनिस्टर भी बने। पूना बिकम द कैपिटल ऑफ द मराठास किंगडम। पूना जो भी आपका वहाँ पे मुंबई में, जिसको हम लोग पुणे कहते हैं, वो मराठास का कैपिटल बना। इधर हम लोग देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ, अंडर द पेशवाज द मराठास डेवलप्ड ए वेरी सक्सेसफुल मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। जब पेशवा भी हुआ करते थे, जब मराठास का क्या हुआ, अच्छा खासा एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट हो गया आपका किसमें, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में। दीज सक्सेस ले बाय पासिंग द फोरफिटेड एरियाज ऑफ द मुगल्स, बाय रेडिंग सिटीज एंड बाय इंगेजिंग मुगल्स आर्मीज इन देयर एरियाज वेयर दे सप्लाई लाइन्स एंड रीइंफोर्समेंट कुड बी ईजिली डिस्ट्रीब्यूटेड। जो भी इनकी सक्सेस हुआ करती थी एरियाज़ की मुगल्स की, और जो भी रेडिंग सिटीज़ इंगेज हुआ करती थी किसमें, आपकी मुगल आर्मीज़ में इंगेज हुआ करती थी एरियाज़ में, और जो भी इनके रीइंफोर्समेंट हुआ करते थे वो पॉपुलर थे। बिटवीन 1720 टू 1720 से लेकर 1761 तक द मराठा एम्पायर एक्सपेंडेड। जो मराठा का एम्पायर था वो एक्सपेंड होने लगा। इट ग्रेजुअली चिप्ड अवे बाय द अथॉरिटी बाय द मुगल एम्पायर। और जो भी अथॉरिटी थी उनकी वो चिप्ड हुई आपकी मुगल एम्पायर में। मालवा एंड गुजरात वर सीज्ड बाय द मुगल इन 1720। मालवा को गुजरात पे किन लोगों ने कब्जा कर लिया, मुगल्स ने 1720 में। बाय द 1730 में क्या हुआ, मराठा किंग वो रिकॉग्नाइज्ड एज द ओवरलॉर्ड ऑफ द एंटायर डेक्कन पेनिनसुला। ही possessed the right to levy छठ
चौथ एंड सरदेशमुखी इन द इंटायर रीजन। उन्होंने क्या किया कि जो भी चौथ होती है, चौथ और आपकी सरदेशमुखी, वो इंटायर रीजन में लगाई जाएगी, जिसकी टैक्स होता है उसी तरीके से होता है। ये देखिए आपको यहाँ पे लिखा भी है, ये देखिए नीचे, ये चौथ और सरदेशमुखी। चौथ क्या होता है, 25% ऑफ द लैंड रेवेन्यू क्लेम्ड बाय जमा, जो भी वो बना मतलब कि अपने जो भी ज़मीन से वो कमाएंगे अपना प्रॉफिट, उसमें 25% उनको पे करना पड़ेगा एज अ टैक्स इन द डेक्कन। दिस वर कलेक्टेड बाय द डेक्कन में ये मराठास कलेक्ट करते थे। और देशमुखी मतलब 9 to 10% ऑफ द लैंड रेवेन्यू पे टू द हेड रेवेन्यू कलेक्टर ऑफ द डेक्कन। 9 to 10% उनके जो भी हेड रेवेन्यू होते हैं मिनिस्टर, उनको देना पड़ेगा। आफ्टर रेडिंग दिल्ली इन 1737, दिल्ली में जब रेड हुआ 1737 में, द फ्रंटियर्स ऑफ द मराठा डोमिनेटेड एक्सपेंडेड रेपिडली इनटू राजस्थान, पंजाब इन द नॉर्थ, इनटू बंगाल एंड उड़ीसा इन द ईस्ट, एंड टू कर्नाटक एंड तमिलनाडु तेलुगु कंट्रीज इन द साउथ। बेसिकली क्या देखने को मिला, जब भी रेड हुई आपकी दिल्ली में तो अलग अलग फ्रंटियर्स बना दिए गए मराठास के एक्सपेंड में। देखिए कैसे क्या हुआ, बहुत जल्दी राजस्थान और पंजाब जो कि आपका नॉर्थ में देखने को मिलता है, बंगाल और उड़ीसा आपका ईस्ट में, कर्नाटक एंड तमिल एंड तेलुगु आपके साउथ में। दीज वर नॉट फॉर्मली इंक्लूडेड, these were not formed including the Maratha Empire but were made to pay ट्रिब्यूट्स एज द वे टू एक्सेप्टिंग मराठास सोवेरियंटली। और बेसिकली क्या देखने को मिला है इसमें कि जो भी मराठास लोग हुआ करते थे वो कैसे ट्रिब्यूट पे किया करते थे, या मतलब पे नहीं किया करते थे, लिया करते थे। एक्सपेंशन बॉट इनॉर्मस रिसोर्सेज बट इट केम एट अ प्राइस। दिस मिलिट्री कैंपेन ऑल्सो मेड other rulers hostile toward the Marathas. As a result, they are not inclined to support the Marathas during the third battle of पानीपत। जो भी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का हुआ 1761 में, तब तक की बात बताई गई है। Alongside endless मिलिट्री कैंपेन द मराठास डेवलप्ड एन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एज वेल। जो भी मराठास का सिस्टम था एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था। वन कॉन्केस्ट हैड बीन कंप्लीटेड, द मराठा रूल वर सिक्योर। मराठा का जो भी रूल था वो सिक्योर था। रेवेन्यू डिपेंड ऑन ग्रेजुअली इंट्रोड्यूस्ड टेकिंग लोकल कंडीशन इंटू, जो भी लोकल कंडीशंस थी उसको अकाउंट में लिया गया था। एग्रीकल्चर वर इंकरेज्ड एंड ट्रेड रिवाइव। जो भी एग्रीकल्चर हुआ करता था उसको इंकरेज किया करता था और रिवाइव किया करता था। दिस अलाउड मराठास चीफ लाइक सिंधिया ऑफ ग्वालियर। जो भी मराठास के चीफ हुआ करते थे सरदार्स, जिनको सिंधिया ग्वालियर में क्या करते थे, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा आपके गायकवाड़ कहा करते थे बड़ौदा के, एंड भोंसले ऑफ नागपुर में भोंसले था। रिसोर्सेज ऑफ द पावरफुल आर्मीज, जो उनकी पावरफुल आर्मीज जाया करती थी। मराठास कैंपेन इनटू मालवा the 1720s did not challenge the growth of prosperity of the city in the region. उज्जैन expand under the सिंधिया पैट्रोन। जो भी उज्जैन था उसको एक्सपेंड कहाँ पे हुआ, सिंधिया पैट्रोनेज में हुआ है। इंदौर अंडर होलाक, जो भी इंदौर था वो होलाक्स में हुआ। बाय द ऑल द अकाउंट दीज सिटीज़ वर लार्ज एंड प्रॉस्पेरस। जो भी इनकी जो भी सिटीज़ हुई वो लार्ज हुई और प्रॉस्पेरस भी हुई आपकी। एंड फंक्शनली इंपॉर्टेंट कॉमर्शियल कल्चरल सेंटर, और कॉमर्शियल कल्चरल सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका डेवलपमेंट भी हुआ। न्यू ट्रेड रूट इमर्ज विद इन द एरियाज कंट्रोल बाय द मराठास। जो भी न्यू कंट्रोल अप हुआ वो मराठास के कंट्रोल अप में हुआ। द सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द चंदेरी रीजन नाउ फाउंड ए न्यू आउटलेट इन अ पुणे। द मराठास कैपिटल बुरहानपुर विच हैड अर्लियर, बुरहानपुर जो कि आपका पहले की था, पार्टिसिपेटेड इन द ट्रेड बिटवीन, उनको पार्टिसिपेट करते थे आगरा और सूरत में। नाउ एक्सपेंड इट्स hinterland to include पूना एंड नागपुर इन द साउथ एंड लखनऊ एंड इलाहाबाद इन ईस्ट। पूना आपका साउथ में, ठीक है, और आपका लखनऊ और इलाहाबाद आपका ईस्ट में। 5 मिनट का चैप्टर है, फिर आपका ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हिस्ट्री का क्लास 7th में। Like the other Jats, the Jat consolidated their power during the late 17th and 18th century under their leader Churaman. They acquired control over territories situated to the west to the cities of Delhi in the 1680s and began dominating the region between the imperial। और बेसिकली में क्या देखने को मिला है कि अदर स्टेट्स जो भी राज्य होते हैं उनके तरीके जो भी जाट्स होते हैं वह कंसोलिडेट कर देते हैं अपनी पावर लेट 17 और 18 सेंचुरी में अंडर द लीडर, किनकी लीडरशिप में, चूरामन की लीडरशिप में। दे एक्वायर कंट्रोल, वो किस अपना जो भी कंट्रोल
एक्वायर करते हैं टेरिटरीज सिचुएटेड कहाँ होती है आपकी वेस्ट में, दिल्ली के वेस्ट में। एंड बाई 1860 दे हैड बिगन डोमिनेटिंग द रीजन, जो भी वो डोमिनेट होता है उनका रीजन, उसमें उनकी इम्पेरियल सिटीज़ आती हैं दिल्ली और आगरा। फ्रॉम ए वाइल दे बिकम द वर्चुअल कस्टोडियन ऑफ द सिटी ऑफ आगरा, और जब उनके वर्चुअल कस्टोडियंस होते हैं सिटी ऑफ आगरा के, वो देखने को मिले। द जाट्स वर प्रॉस्पेरस, ये भी जाट्स होते हैं प्रॉस्पेरस एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं। एंड टाउन्स लाइक पानीपत, जो भी टाउन्स होते हैं पानीपत एंड बालमगढ़ बिकम इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स इन द एरियाज डोमिनेटिंग बाई दैम, जो भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स होते हैं उनके उसमें एरिया में को डोमिनेट किया जाता है। अंडर सूरजमल द किंगडम ऑफ भरतपुर इमर्ज्ड एज ए स्ट्रॉन्ग स्टेट, जो भी सूरजमल होते हैं वो आपके किस राज्य में, भरतपुर के किंगडम में इमर्ज होते हैं स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाने के लिए। वन नादिर शाह सैक्ड दिल्ली इन 1739, जो भी नादिर शाह होते हैं उन्होंने कैसे सैक किया आपके दिल्ली को, कब, 1739 में। मेनी ऑफ द सिटीज़ ऑफ नोटेबल्स टुक रिफ्यूज देयर, उन्हें रिफ्यूजी किया, ठीक है। हिज सन जवाहिर शाह, उनका जो भी नादिर शाह का सन का लड़के का क्या नाम है, जवाहिर शाह, हैड 30,000 ट्रोप्स, जिसके पास 30,000 तोप्स थी उसकी खुद की। हायर्ड एंदर 20,000 मराठा से 20,000 उसने हायर की थी, और 15,000 सिख से हायर की थी। फाइट द मुगल, जिससे कि वो मुगल से फाइट कर सके। वाइल द भरतपुर फोर्ट वर बिल्ड इन ए फेयरली ट्रेडिशनल स्टाइल, जो भी भरतपुर का हमारा फोर्ट है वो अभी भी ट्रेडिशनल स्टाइल में है। एट डिग द जाट बिल्ड एन एलाबोरेट गार्डन प्लेस कंबाइनिंग स्टाइल सीन एज अजमेर एंड आगरा, वहाँ पे आपको गार्डन देखने को मिलेगा जहाँ पे आपकी कंबाइनिंग स्टाइल देखने को मिलेगी अजमेर, अम्बेर और आगरा में। इट्स बिल्डिंग वर मॉडल्ड ऑन एग्रीकल्चरल फॉर्म्स फर्स्ट एसोसिएटेड विद रॉयल अंडर शाहजहाँ, और जो भी इसकी बिल्डिंग है उसको मतलब कि आर्किटेक्चरल फॉर्म में किसने एसोसिएट किया था, रॉयल्टी के बेसिस पे, विद द रॉयल्टी बेसिस पे शाहजहाँ ने। ये आपका देखिए लिखने को मिल रहा है 18th सेंचुरी में। प्लेस कॉम्प्लेक्स विद डिग एंड बंगला डोम, ये आपका बंगला डोम है आपका, ठीक है। तो ऐसे करके आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर है ये 8th, ऐसे कंप्लीट हो जाता है आपका क्लास 7 का हिस्ट्री का पूरा कोर्स। प्लेलिस्ट बना दी गई है तो प्लीज़ देखिए रखें। टीचिंग स्टाइल पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।